हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। गिल्लू, तो अध्याय का नाम क्या है? गिल्लू। तो आइए जाने इस अध्याय का नाम आखिर गिल्लू क्यों रखा गया। सबसे पहले पाठ परिचय लेंगे। गिल्लू कहानी के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा हमें बताना चाहती है कि संसार में सभी जीवों को जीने का अधिकार है। सभी के प्रति दया या प्रेम भाव रखना चाहिए। इस पाठ में लेखिका का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने उसके विभिन्न क्रियाकलापों और उनके प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। तो आइए हम भी अध्याय पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ मौखिक प्रश्न हैं। जैसे कि क्या आपको पेड़ पौधे और फूल देखना अच्छा लगता है? क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी की देखभाल की है? अगर आपको कोई घायल चिड़िया या गिलहरी दिखे तो आप क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि छोटे जीव भी हमारी भावनाएं समझ सकते हैं? क्या इंसानों की तरह जानवरों को भी प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है? तो इन सभी प्रश्नों पर विचार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास यानी कि अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, अर्थात आज मैं उसी प्राण को खोज रही हूँ। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्ण कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। तो लेखिका कह रही हैं कि वह तो अब इस मिट्टी में कहीं खो गया होगा। अचानक एक दिन सवेरे मेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल यानी कि छुपन छुपाई जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भ्रुशुंडी की भी विचित्र पक्षी हैं। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का लघु मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। आखिर जब कौवा काँव काँव करता है तो हमें लगता है ना कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो इसी का जिक्र महादेवी वर्मा ने किया है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, अर्थात दूसरी ओर हम ये भी मानते हैं कि कौवा काँव काँव करता है यानी कि कुछ अब घटित होने वाला है। तो मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अर्थात लेखिका कहती है कि अचानक से मेरी दृष्टि रुकी एक छोटे से जीव पर। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अर्थात कौवे उसके आसपास क्यों मंडरा रहे थे? ताकि वे उसे अपना आहार, अपना भोजन बना सके। काक ध्वज की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अर्थात अगर कौवे दो ही चोंच के घाव उस पर मारते तो वो ही उसके लिए काफ़ी थे। अतः वह निश्चेत सा गमले से चिपका पड़ा। वो गमले के बीच में निश्चेत सा यानी कि बिल्कुल दुपक कर बैठ गया था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया।
रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीन चार मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अर्थात 3-4 महीने में ही वह अपने असली रूप में आ गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। अब जातिवाचक क्या है? गिलहरी शब्द है ना, लेकिन जब गिलहरी का नाम रखा गया गिल्लू, तब वह व्यक्तिवाचक बन गया, तो सब उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अर्थात सब आश्चर्य में पड़ जाते कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। अर्थात वह चाहता था कि हमेशा मैं उसको निहारती रहूं, उसकी तरफ ध्यान लगाए रखूं। इसके लिए वो कई कार्य करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके लिए उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सामने खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कायाकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। अर्थात वह अक्सर रोज ऐसा किया करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। अर्थात जैसे ही मैं बाहर जाती वो भी चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें अपवाद है। गिल्लू इनसे अलग था क्योंकि वो मेरे थाली में खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली पर मैं बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। अर्थात वह जताता था कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन के लिए अस्पताल रहना पड़ा। यानी कि अचानक से एक दुर्घटना मेरे साथ हुई और मैं कुछ दिन अस्पताल में मैंने गुजारे।
उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले पर जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जबकि वो उसके पसंदीदा खाद्य पदार्थ थे, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य पदार्थ कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता, अर्थात ऐसा लगता कि वह मेरी देखभाल कर रहा है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उससे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत ही आ गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया। ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन अवस्था में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने हीटर जलाया, उसे उष्णता यानी कि गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया और जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है, अर्थात समय वैसा ही चलता रहता है, लेकिन अब गिल्लू नहीं है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष दे रहा है, अर्थात मुझे ऐसा लग रहा था कि गिल्लू एक छोटा सा फूल बनकर वापस आएगा। तो बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया अध्याय है। तो बच्चों, हम सबके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, करुणा प्रेम की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करने की भावना होनी चाहिए, तभी यह संसार, यह समाज एकजुट होकर कार्य कर सकता है। तो हमें भी अपने जीवन में प्रेम का अर्थ समझना चाहिए। जिस प्रकार यह और जीव जंतु समझते हैं, मानव को भी इस दिशा में बढ़ना चाहिए और इनके प्रति करुणामय दृष्टि रखनी चाहिए और ऐसा करुणामय मन रखना चाहिए, ताकि यह भी इस धरती पर अपना सुखमय जीवन जी सके। तो चलिए बच्चों, शब्दार्थ लेते हैं अब। सोन जूही का अर्थ है जूही नाम के फूल के पौधे का एक प्रकार जिस पर पीला फूल आता है। सघन यानी घनी, लघु छोटा, हरितिमा हरापन, विचित्रता यानी अनोखापन, सुलभ आसानी से उपलब्ध, निश्चित का अर्थ है बिना चेष्टा या कोशिश किए, आश्वस्त जिसे ढांढस बनाया गया हो, स्तिग्न चिकना, विस्मय हैरान, कायाकल्प यानी कि काम, स्थिति दशा अवधि काल समय और प्रभात का अर्थ है सुबह। चलिए अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। क प्रश्न लेंगे, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला, पीली कली लगी थी सोन जूही में, चमेली में, चंपा में, तो अ विकल्प सही है, सोन जूही में। दूसरा, घोंसले से गिर पड़ा है था कोए का बच्चा, चिड़िया का, गिलहरी का, तो 100 वाला विकल्प सही है, गिलहरी का। तीसरा, लेखिका कभी कभी गिल्लू को रख देती थी टोकरी में, लिफाफे में, रजाई में, तो ब वाला विकल्प सही है, लिफाफे में। चौथा, मोटर दुर्घटना में आहत हो गई लेखिका, गिलहरी, अध्यापिका, अ विकल्प सही है, लेखिका। पांचवा, गिल्लू खाना कैसे मांगता था, पिक पिक करके, चिक चिक करके, टिर टिर करके, तो इसमें ब वाला विकल्प सही है, चिक चिक करके। ख प्रश्न पर आते हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, कौवे गमले के चारों और चोंचों से छुआ छूल का खेल खेल रहे थे, बिल्कुल सही। दूसरा, गिलहरी के बच्चे की छोटी चमकीली आंखें सभी को विस्मय करने लगी, सही है। तीसरा, गिल्लू लिफाफे में पूरा बंद हो जाता था, गलत। चौथा, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, बिल्कुल सही। पांचवा, गिलहरियों के जीवन की अवधि 5 वर्ष होती है, गलत। गौ, रेखा खींचकर उचित मिलान कीजिए। तो सघन, सघन को आप मिलाएंगे घना से, दो। हरितमा, हरितमा को आप मिलाएंगे हरापन से। सुलभ को आप मिलाएंगे बच्चों आसानी से उपलब्ध से। और स्तिग्न का अर्थ है चिकना,
और प्रभात को आप सुबह से मिलाएंगे, अवधि को काल और समय से मिलाएंगे। घ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, गिल्लू किसका नाम था? गिल्लू एक गिलहरी के बच्चे का नाम था। इसी प्रकार आपने अगले प्रश्न का उत्तर देना है। और तीसरे चौथे प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं देंगे बच्चों पाठ के अनुसार। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, सोन जूही की कली देखकर लेखिका को कैसा लगता था? सोन जूही की कली देखकर लेखिका को ऐसा लगता था कि जैसे गिल्लू सोन जूही की कली से बहुत प्रेम करता था, तो एक ना एक दिन वह इस मिट्टी से एक छोटा सा फूल बनकर अवश्य आएगा। इसी प्रकार आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला, लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर क्या किया? लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर उसे उठाया और उसे अपने कमरे में ले आई और उसके मुंह में दूध की बूंदें डाली जो आसपास लुढ़क गई और लगातार उसकी देखभाल की, अर्थात कुछ दिनों के बाद गिलहरी के बच्चा स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे बच्चों। अब भाषा और व्याकरण बोध पर आते हैं। क, समानार्थक शब्द लिखिए। सूर्य का सूरज, पृथ्वी का धरा, जल का पानी, पवन का वायु, मृत्यु का मौत, अग्नि का आग, आकाश का आसमान, रात्रि का रात, मनुष्य का मानव, पर्वत का नग, चंद्रमा का शशि, वन का जंगल। ख, क्रिया पहचानिए और उसका प्रकार लिखिए। सकर्मक, अकर्मक और सहायक क्रिया। ठीक है, गिल्लू दूध पी रहा है तो दूध इसमें कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसने काजू खाया तो इसमें खाया क्रिया है, तो इसमें भी आपको कर्म मिल रहा है, सकर्मक क्रिया है। वह दौड़ता है, यहाँ अकर्मक क्रिया है। वह सो गया, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। ग, प्रश्न। दिए गए शब्दों के अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा लगाइए। पूंछ में आपके अनुनासिक लगेगी, मात्राएं में अनुनासिक आएगी मात्रा, आँख में अनुनासिक, संतोष में ना अनुस्वार, ठंडा में अनुस्वार, कांच में अनुनासिक, उंगली में अनुस्वार और पंजा में अनुस्वार का चिन्ह लगाएं। घ, विशेष्यों के पहले उनके विशेषण लिखिए। ठीक है, तो कली, सुंदर कली, जीव, प्राणी जीव, हरितिमा, हरितिमा में क्या लिखेंगे आप? चारों तरफ की हरितिमा, डैश प्राण, सुलभ प्राण। डैश आहार, पौष्टिक आहार, डैश घाव, गहरा घाव, डैश पंजों, डैश पंजों में आप लिखेंगे नुकीले पंजों, डैश आँखों, चमकीली आँखों। चलिए इंगियों पर आते हैं। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अनायास, अनायास का वर्ण विच्छेद कीजिए। अ जमा नौ जमा आ जमा यो जमा आ जमा सौ जमा ओ। गिलहरी का ग जमा ई जमा ल जमा ओ जमा हो जमा ओ जमा रो जमा ई। इसी तरह हरितिमा का वर्ण विच्छेद होगा। हो जमा ओ जमा रो जमा बड़ी ई जमा तो जमा छोटी जमा मो ओ जमा आ। चमकीली का होगा चौ जमा ओ जमा मो जमा ओ जमा को जमा बड़ी जमा लो जमा बड़ी। ऐसी मुक्ति का है मो जमा ऊ जमा को जमा ई जमा तो जमा ओ। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी का नीर जल, आहार का भोजन और आपका भोजन और खाना, घर का गृहस्थ और भवन, फूल का सुमन कुसुम। अब गतिविधि कोश पर आएंगे बच्चों। पठनीय गद्यांश, एक गद्यांश पढ़ते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को लेते हैं। जैसे कि एक दिन गिल्लू बीमार पड़ गया, उससे ना कुछ खाया गया ना बाहर गया। रात में उसने ठंडी उंगलियों से लेखिका की उंगली पकड़ ली, जैसे वह अंतिम विदा ले रहा हो। लेखिका ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर प्रभात की किरण के साथ गिल्लू हमेशा के लिए सो गया। लेखिका ने उसे जूही की लता के नीचे समाधि दी। उसे ऐसा लगा जैसे गिल्लू किसी नए जीवन में फिर खिल गया हो। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, गिल्लू बीमार होने
पर क्या करता था? बीमार होने पर वह लेखिका की उंगली पकड़ता था। दूसरा, लेखिका ने गिल्लू को कहाँ समा दी थी? सोन जूही की कली के पेड़ के नीचे। तीसरा, लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु पर क्या अनुभव किया? लेखिका ने अनुभव किया कि हर प्राणी जो है वो प्रेम को समझता है। चौथा, ये गद्यांश हमें कौन सी भावना सिखाता है? ये गद्यांश हमें प्रेम और अपनेपन की भावना सिखाता है। चलिए रचनात्मक लेखन लेते हैं। पत्र लेखन करेंगे। विषय है घायल पक्षियों और जानवरों की मदद करने का महत्व पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपने पत्र लिखना है। इसमें आपको बिंदु संकेत हैं। आपने किसी घायल जीव की मदद कैसे की, उस अनुभव से आपने क्या सीखा, अपने मित्र को क्या सलाह देंगे। ठीक है, तो इस विषय पर पत्र आप स्वयं लिखिएगा। अब आपको निबंध लेखन करना है। विषय है जानवरों के प्रति मानव का कर्तव्य। बिंदु संकेत हैं। प्रकृति में सभी जीवों का महत्व, मनुष्य का दायित्व, गिल्लू और लेखिका का उदाहरण, अपने जीवन से कोई अनुभव जोड़िए। तो इस विषय पर निबंध लिखिएगा। गतिविधि आधारित कार्य, परिवेक्षण गतिविधि करनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, अपने घर या स्कूल के आसपास किसी छोटे पक्षी या जीव को ध्यान से देखिए। वे क्या खाता है, कहाँ रहता है, क्या वे डरता है या पास आता है। अपनी टिप्पणियाँ 4-5 वाक्यों में लिखिए। इससे क्या होगा? आप खोजी बनेंगे, अनुभवकर्ता बनेंगे कि आप किस प्रकार सामने देखकर अनुभव के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। अब है विचार लेखन। पात्र, लेखिका और गिल्लू। 2 विद्यार्थी मिलकर छोटा संवाद प्रस्तुत करें। गिल्लू का घायल होना, लेखिका का उसकी देखभाल करना, गिल्लू का चिक चिक से बातें करना। तो ये संवाद लिखिएगा आप। अब परियोजना कार्य है करुणा वृक्ष बनाइए। आपको करुणा वृक्ष बनाना। चार्ट पेपर पर एक पेड़ बनाइए। हर पत्ते पर लिखिए मैं पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकता हूँ। जैसे उन्हें पानी देना, उन्हें चोट लगे तो डॉक्टर के पास ले जाना, उन्हें पत्थर न मारना, उनके लिए दाना रखना। अब पर्यावरण व संवेदना परियोजना करना है। देखिए विषय है इसमें प्रकृति और जीवन का संबंध। गतिविधियां आपने कौन कौन सी करनी है वो बता देते हैं। पौधों और जानवरों के बीच आपसी निर्भरता पर चार्ट बनाइए। अगर पेड़ ना हो तो गिल्लू कहाँ रहता, यानी कि कहाँ रहेगा। इस प्रश्न पर अनुच्छेद लिखिए। कहानी से संबंधित प्राकृतिक चित्र, नीम, सोनजूही पक्षी आदि बनाइए। तो यह परियोजना ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।